वंदे मातरम साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे, जहां से अक्सर एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलता है। पंचायती राज से जो भी इससे संबंधित प्रावधान है और किस प्रकार से पंचायती राज संस्थानों का उदय हुआ, इसकी संरचना क्या है, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो क्या है पंचायती राज व्यवस्था, जिसको हम स्थानीय स्वशासन की एक इकाई के रूप में मानते हैं। हालांकि स्थानीय स्वशासन को पहले समझते हैं, फिर उससे एक टॉपिक निकल कर आएगा पंचायती राज व्यवस्था, उसको हम समझेंगे। तो क्या है स्थानीय स्वशासन? इसके नाम से ही स्पष्ट होता है। स्थानीय मतलब किसी लोकल जगह का या फिर किसी स्थानीय जगह का शासन। स्वशासन, स्वशासन मतलब अपना शासन, किसी जगह का अपने ऊपर अपना शासन, यानी कि कोई बाहर की शक्ति आकर उस पर शासन नहीं करती, वहीं के लोग मिलके वहीं की शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो जिस प्रकार केंद्र में केंद्र सरकार चलती है, राज्य में राज्य सरकारें हैं, वैसे ही शहरों और गांवों के विकास के लिए भी एक शासन व्यवस्था होनी चाहिए जो वहाँ के विकास में भूमिका निभाए। वही शासन व्यवस्था स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत आती है। यानी कि शहरों और गांवों में जो शासन व्यवस्था है वो अच्छी तरह चले, इसलिए वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ की एक स्थानीय इकाई बना दी गई। तो शहरों में नगर निकाय बनाए गए और गाँवों में जो है वो ग्राम पंचायत बनाई गई। तो इसी तरह स्थानीय स्वशासन में दो पार्ट यहाँ पर निकल कर आएंगे। शहरों के लिए नगर निकाय और नगर निकाय में नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। और गांव वाले क्षेत्र में तो वहाँ पर ग्राम पंचायत निकल के आती है। तो स्थानीय स्वशासन में भी दो टॉपिक है, एक तो नगर निकायों का टॉपिक और दूसरा ग्राम पंचायत का या फिर ग्राम स्तर पर जो स्थानीय स्वशासन की इकाई है, पंचायती राज व्यवस्था, वो। अब हम इस वीडियो में पंचायती राज व्यवस्था को समझेंगे। अतः स्थानीय स्वशासन में शहर और गांव, इनकी शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। अगली बात करते हैं, स्थानीय स्वशासन कहाँ से शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो प्रयास किया गया, लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम 1884 में जिला बोर्ड की स्थापना की। ये 1884 ना होके 1882 इसको कर लेना, क्योंकि 1882 1884 तक लॉर्ड रिपन रहे और 1882 में 1882 में जिला बोर्ड्स की स्थापना हुई। तो जिला बोर्ड की स्थापना की गई। अतः इन्हीं को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। जो भी कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ को शुरू करता है तो उसको उसके जनक की संज्ञा दी जाती है कि भाई इन्होंने शुरुआत की। तो सबसे पहले जिला बोर्ड की स्थापना हुई थी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 1882 ईस्वी में। उसके बाद बहुत सारे लोग, जैसे कि महात्मा गांधी का नाम आता है, उनका एक मत था कि उनका एक प्रसिद्ध वाक्य है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। अतः वह भी इसके पक्ष में थे। वो कहते थे कि भारत की आत्मा जो है वो गांव में निवास करती है। अतः वो भी स्थानीय स्वशासन के पक्ष में थे। और उन्होंने एक मंतव्य ये भी कहा कि ग्राम स्वराज की उन्होंने बात की कि गांव का खुद का राज होना चाहिए, ग्राम स्वराज होना चाहिए। उनका कहना था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने से नहीं, अपितु ग्राम के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है। तो वो भी किसकी बात करते थे? वो भी गांव की शासन व्यवस्था, गांव का प्रत्येक व्यक्ति या फिर समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसकी भूमिका की वो बात करते थे। भीमराव अंबेडकर इसके समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। और जो संविधान है, जिनके नीति निदेशक तत्व हैं, उनके अनुच्छेद 40 में भी स्थानीय स्वशासन या फिर पंचायती राज का समर्थन किया गया है। तो ये भूमिका है कि स्थानीय स्वशासन के बारे में लोगों ने क्या क्या कहा, और संविधान का अनुच्छेद 40 भी इसे शक्ति देता है कि ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए। अब इसके लिए किए गए प्रयासों में सबसे जो पहला प्रयास है भारत में, वो जवाहरलाल नेहरू आज़ादी के बाद इन्होंने किया कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाए गए। हालांकि उस समय इसको संविधान में मान्यता प्राप्त नहीं थी पंचायती राज व्यवस्था को, पर शुरू से जो गांव वाले क्षेत्र हैं उनको
विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले चलाया गया 2 अक्टूबर 1952 को, और 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया। उसके बाद एक समिति का नाम आता है बलवंत राय मेहता समिति 1957। ये समिति बनाई गई और इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में कुछ सुझाव दिए। तो इन्होंने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब यह है कि एक तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहाँ पर जनता के द्वारा सरकार का चुनाव होता है, तो क्यों ना जो गांव और शहर के स्तर पर है वहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए कि वहाँ पर भी जो राज्य सरकार मिलकर गांव पर नियंत्रण रख रही है, कहीं ना कहीं गाँवों में भी एक शासन की एक इकाई होना चाहिए। तो इस तरह से वहाँ के लोग ही वहाँ के लिए एक नेता चुने। तो इसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया कि केंद्र जो राज्य सरकारें हैं उनका ही नियंत्रण ना हो, बल्कि वहाँ के लोगों द्वारा चुने गए व्यक्ति का वहाँ पर शासन करें। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का सुझाव दिया। पहला स्तर ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का, तो जो सबसे पहला स्तर है वो ग्राम पंचायत। फिर ब्लॉक स्तर पर यानी खंड स्तर पर पंचायत समिति का गठन होना चाहिए, और जिला स्तर पर यानी कि जिला परिषद या फिर जिला पंचायत का गठन होना चाहिए। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे का सुझाव सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया। उसके बाद इन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बारे में इन्होंने बताया, तो इसलिए इनको लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, क्योंकि इनकी समिति द्वारा ही सबसे पहले ये बोला गया कि 3 स्तर का ढांचा होना चाहिए। अब इनकी समिति की सिफारिशों को गवर्नमेंट ने कुछ हद तक आंकलन किया, और 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राजस्थान पहला राज्य बना, और राजस्थान में नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई। और इसकी जो वहाँ पे अनाउंसमेंट है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की। तो आधिकारिक तौर पर अगर राज्य पूछे तो जवाहरलाल नेहरू ने 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की, और इसको अपनाने वाला पहला राज्य पूछे तो वो है राजस्थान राज्य। तो बलवंत राय मेहता की सिफारिश के बाद ये बदलाव हुए कि राजस्थान पहला राज्य बना, जिसने अब आंध्र प्रदेश इसलिए है क्योंकि राज्य स्तर पर आंध्र प्रदेश में राज्य स्तर पर ये घोषणा की गई थी, जबकि राजस्थान में केवल नागौर जिले के बगदरी गांव से इसकी शुरुआत हुई थी। अब बात करते हैं अगली समिति की, अशोक मेहता समिति 1977। 1977 की ये जो समिति है इसने द्विस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया है। इन्होंने कहा कि केवल 2 स्तर होने चाहिए, एक स्तर मंडल पंचायत या फिर ब्लॉक स्तर पर, एक तो ब्लॉक स्तर पर, और एक जिला परिषद या फिर जिला पंचायत जिला स्तर पर। तो जिस तरह बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया था, इन्होंने 2 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया, मंडल पंचायत ब्लॉक स्तर पर और जिला परिषद या जिला पंचायत जिला स्तर पर। इन्होंने ग्राम न्यायालय का गठन भी किया गया और SC/ST के आरक्षण का सुझाव भी दिया। ग्राम न्यायालय का गठन किया जाए और SC/ST के आरक्षण हेतु भी सुझाव इन्होंने दिया। ग्राम न्यायालय का मतलब कि अगर यहाँ पे कोई डिस्प्यूट होते हैं तो गांव के न्यायालय द्वारा ही, ग्राम न्यायालय द्वारा ही उसका निपटारा किया जा सके। उसके लिए हमें किसी अधीनस्थ न्यायालय या जिला स्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट में जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो गांव के लिए भी सहूलियत होगी कि वहीं का जो विवादों का निपटारा है वहीं के लोग कर रहे हैं। तो ग्राम न्यायालयों का गठन और SC/ST जो पंचायती राज में जो लोग चुन के आएंगे उनके लिए आरक्षण में SC/ST के लिए मांग की गई। उसके बाद अगली समिति है GV के राव समिति 1985।
इन्होंने एक अलग बात कही कि जिला विकास कमिश्नर की नियुक्ति की जाए। जिला स्तर पर जिला विकास कमिश्नर एक पद होना चाहिए जो इस पूरी व्यवस्था को देखरेख करे। अगली है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, LM सिंघवी समिति 1986। इन्होंने कहा कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिले, कि इसको संवैधानिक दर्जा मिले। अगर इसका संविधान में उल्लेख रहेगा तो उस नियमों से ये संचालित होगी और इसको बल मिलेगा ग्राम स्तर पर। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात किसने कही? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति 1986। और अगर पंचायती राज का ढांचा बनाया गया गांव स्तर पर तो उसमें कुछ नेता चुनकर आएंगे, तो जब उनको नेता जनता द्वारा, अगर अपन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं तो लोग ही उस नेता को चुनेंगे, और लोग चुनेंगे तो वहाँ पर एक निर्वाचन आयोग के द्वारा वहाँ पे वोटिंग होनी चाहिए। तो राज्य निर्वाचन आयोग की इन्होंने बात की कि राज्य निर्वाचन आयोग होना चाहिए जो उस व्यवस्था के लिए इलेक्शन करवा सके। और ग्राम न्यायालय का सुझाव दिया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज की भी इन्होंने बात की कि 3 स्तरीय ढांचा ही इन्होंने कहा। अब बात करते हैं पीके थुंगन समिति 1989। अब 1989 में पीके थुंगन समिति द्वारा कुछ सिफारिशें दी गई कि पंचायती राज के ढांचे पर विचार करने के लिए इस समिति का गठन किया गया, और इस समिति की सिफारिश भी ये रही कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इन्हीं की सिफारिश के बाद 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया गया। अब 64वां जो संविधान संशोधन विधेयक लाया गया, परंतु ये पास ना हो सका। लोकसभा में तो ये पास हो गया था, पर राज्यसभा में ये पास ना हो सका, तो वो बात वहीं रह गई। और उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई। उसके बाद PV नरसिम्हा राव की सरकार आई, और PV नरसिम्हा राव के द्वारा सरकार द्वारा दोबारा ये विधेयक लाया गया, और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। तो PV नरसिम्हा राव सरकार ने पंचायती राज से संबंधित विधेयक लाया गया जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को इसको लागू कर दिया गया। ये संसद में पास हो गया, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर इस पे हो गए, और ये एक संवैधानिक निकाय बन गया पंचायती राज जो संस्थान है। अब 24 अप्रैल को पूरे देश में लागू हुआ, इसीलिए 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के नाम से मनाते हैं। और संविधान के भाग 9 में 343 से 343 ओ अनुच्छेद जोड़े गए। संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय शामिल किए गए, और ये 29 विषय जो हैं इन पर राज्य सरकार कानून बना सकती है। तो 11वीं अनुसूची, 29 विषय और 243 से 243 ओ तक अनुच्छेद जोड़े गए भाग 9 में। ये कुछ संवैधानिक प्रावधान है। अब ये जो अनुच्छेद है इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद है और किसका क्या मतलब है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हो गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान शामिल हुए? इन्होंने अपनाया 3 स्तरीय पंचायती राज का प्रावधान अपनाया। महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया, और जो पंचायतों का कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होना चाहिए। अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। SC और ST को वहाँ की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण होना चाहिए कि जितनी उनकी जनसंख्या है उतना % उनको आरक्षण दिया जाए, ताकि उनका कैंडिडेट भी चुन के ला सके और गांव के विकास में अपनी भूमिका निभा सके। और हर गांव में ग्राम सभा का गठन। ग्राम सभा का गठन यानी कि ग्राम सभा के गठन की बात करेगी। अब ग्राम सभा क्या होती है कि ग्राम सभा में कुछ सदस्य बैठते हैं जो ग्राम के प्रति विकास के लिए निर्णय लेते हैं। वो ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? उस गांव के जो निर्वाचित सूची में जो लोग हैं, जो इलेक्शन देने की वोटर लिस्ट में जिनका नाम है, वो लोग ग्राम सभा में सदस्य होते हैं। तो ये बात की गई। अब इसकी जो संरचना का उल्लेख है, हमने जैसे कि बोला था कि 243 से 243 ओ अनुच्छेद जोड़े गए भाग 9 में। तो उसमें से 243 जो सी है, जैसे 243 ए, 243 बी, 243 सी, या फिर हिंदी में अ ब स। तो 243 सी में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी संरचना की बात की गई है। जैसे कि हमने 3 स्तर बताए थे
एक स्तर बताया था हमने ग्राम पंचायत, दूसरा पंचायत समिति और तीसरा जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत में जो 3000 की जनसंख्या से 9 सदस्य आते हैं। 3000 की जनसंख्या से कितने सदस्य आते हैं? 9 सदस्य। और प्रति 1000 की जनसंख्या से 2 सदस्य और बढ़ जाएंगे। मतलब 3000 की जनसंख्या से ग्राम पंचायत में शामिल होने वाले लोग हैं 9 सदस्य। और अगर 1000 जनसंख्या और बढ़ती है तो 2 सदस्य और बढ़ जाते हैं प्रति 1000 पर। जैसे 3000 से 4000 हुए तो 9 से कितने हो गए? 11 हो गए। अब पंचायती राज में जो सबसे पहला पायदान है ग्राम पंचायत, उसमें जो 3 लोग हैं, एक तो वार्ड पंच होता है, एक उप सरपंच, एक सरपंच। तो जो वार्ड पंच है इसके चुनाव होते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे पूरे गांव को कुछ वार्ड में विभाजित कर दिया जाता है, जैसे ये वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, इस तरह से बहुत सारे वार्डों में विभाजित कर दिया जाता है। वहाँ से एक वार्ड पंच चुना जाता है जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, यानी उसके लिए वोटिंग होती है और जनता के द्वारा वो चुना जाता है। और वार्ड पंच उस वार्ड के मुद्दे उठाता है। और उसके बाद जो वार्ड पंच है उसके बाद अगला पद है उप सरपंच का। तो उप सरपंच के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ना होकर इन वार्ड पंचों में से ही एक उप सरपंच चुन लिया जाता है। और सबसे जो बड़ा पद होता है वो सरपंच का होता है, जिसमें जनता वोटिंग इलेक्शंस में भाग लेती है और जनता के द्वारा ये प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। और जब ये जो पूरे इकाई है ग्राम पंचायत, इसके ऊपर एक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जिसे पहले तो ग्राम सेवक बोला जाता था, पर उसके बाद पंचायती राज संशोधन अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा लाया गया 2021 में। और वहाँ की जो धारा 89 एक जोड़ी गई और उस धारा 89 में ग्राम सेवक का नाम बदलकर ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर VDO कर दिया गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस पूरी भूमिका में जो ग्राम पंचायत है इसमें जो सब प्रशासनिक अधिकारी का नाम आता है वो है ग्राम विकास अधिकारी यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये ग्राम पंचायत और इससे जुड़े व्यक्ति थे वार्ड पंच, उप सरपंच और सबसे जो मुख्य पद है वो सरपंच का है, जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। और आगे ग्राम पंचायत की रिपोर्ट वगैरह देखना, ऑफिस वगैरह देखना, ये सब ग्राम विकास अधिकारी होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, जो कि एक प्रशासनिक सेवा का अधिकारी है जिसके एग्ज़ाम्स होते हैं और ये एग्ज़ाम दे के तैयारी करके इस पोस्टिंग पे आता है। उसके बाद अगली जो इकाई है वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति जो है 1 लाख की जनसंख्या से 15 सदस्य इसमें शामिल होते हैं। और 1 लाख के बाद अगर 15,000 की जनसंख्या में वृद्धि होती है तो यहाँ पे पर 15,000 पे प्रति 15,000 पे 2 लोग और बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पर 1,15,000 हुए तो 17 सदस्य यहाँ पर हो गए। इस पे जो 3 पद हैं, एक प्रधान का पद, एक उप प्रधान, और यहाँ पे 2 पद हैं, प्रधान और उप प्रधान। और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक विकास अधिकारी यहाँ पर होता है BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं वो 1 लाख की जनसंख्या से 15 सदस्य और प्रति 15,000 पर 2 सदस्य की वृद्धि हो जाती है। और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो राजस्थान विकास सेवा से आता है BDO, वो यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होता है। उसके बाद अगर जैसे ये पंचायत समिति जो है खंड स्तर पर है और उस एरिया से अगर कोई MLA है, अगर उस एरिया से कोई विधानसभा में व्यक्ति है, MLA है, तो वो भी इनके सदस्य होते हैं। एक तो ये 15 सदस्य तो अपन ने देखे ही, साथ में इससे अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, MLA MP है, वो भी इसके पदेन सदस्य हो जाते हैं। पदेन सदस्य मतलब उस पद पर रहते हुए ये इसके सदस्य, पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। उसके बाद जो सबसे ऊपरी बॉडी है जिला परिषद, इसमें 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य होते हैं और 1 लाख की जनसंख्या बढ़ने के साथ 2 सदस्य बढ़ जाते हैं, यानी 4 से अगर 5 लाख किया गया तो यहाँ से 17 से 19 सदस्य हो जाएंगे। तो 4 लाख की जनसंख्या पर 17 सदस्य, इस पे भी 2 पद, जिला प्रमुख और ये है
उप जिला प्रमुख, यूपी कैसे हो गया ये, उप जिला प्रमुख, इसको सही कर लेना, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख। और यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी होता है सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जिसको बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यहाँ पर भी जैसे जिला लेवल पर जो स्थानीय लोकसभा का कोई अध्यक्ष है, स्थानीय लोकसभा का कोई सदस्य है, या फिर राज्यसभा का सदस्य है, स्थानीय कोई एमएलए है, तो वो भी क्या है, इसके पदेन सदस्य होते हैं, यानी कि जिला परिषद में वो सदस्य माने जाते हैं या होते हैं। जैसे उस जिले से कोई व्यक्ति राज्यसभा में बैठा हुआ है, या फिर लोकसभा में बैठा हुआ है, या फिर स्थानीय एमएलए है, वो इसके पदेन सदस्य हैं। तो वहाँ से जो चुने हुए बड़े नेता है वो इसके सदस्य होते हैं। तो ये इसकी संरचना का उल्लेख था 243 सी में। तो ये पंचायती राज की संरचना है जिसका 343 सी में उल्लेख मिलता है। अब इसके अनुच्छेद, जैसा कि हमने बात की थी कि जो अनुच्छेद संविधान में ऐड है उनके बारे में हम देखते हैं। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक, तो अनुच्छेद 243 जो है उसमें परिभाषाओं का उल्लेख है कि राज्य के अंदर जो भी प्रशासनिक इकाई बनाई गई जिला स्तर पर, जैसे प्रधान कौन होता है, जिला प्रमुख कौन है, जिला उप प्रमुख कौन होगा, ग्राम सभा क्या होती है, इन सब की परिभाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है। 243 ए में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा में सभी पंजीकृत जो मतदाता होते हैं वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। 243 बी में पंचायतों के गठन की बात की गई है। तो ये पंचायतों का जो गठन होगा उसका 3 स्तरीय ढांचा होगा, ग्राम लेवल पर ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला लेवल पर जिला परिषद या फिर जिला पंचायत। 243 सी हमने अभी देखा पंचायतों की संरचना, जिसमें कौन कौन से प्रशासनिक अधिकारी हैं और क्या क्या पद हैं। 243 डी में सीटों के आरक्षण की बात की गई है कि SC ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में सीटें होगी और महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण दिया गया है। 243 में पंचायतों की अवधि, जिसका कार्यकाल 5 साल होता है, और अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य होता है। 243 एफ में सदस्यता के लिए अयोग्यताएं बताई गई है कि कौन कौन से व्यक्ति इसके सदस्य नहीं होंगे। एफ के बाद जी या फिर 6 हिंदी में, इसमें पंचायतों की शक्तियां, उनके अधिकार और जिम्मेदारियां बताई गई है कि ग्राम स्तर जो भी पंचायत के अंदर आता है उसका डेवलपमेंट वहाँ पर करना, और अपनी शक्तियों से, जैसे इनको मार्केट से कर लेने की अनुमति होती है, और बहुत सारे नियम कायदे ये अपने स्तर पर बना सकते हैं। तो 243 से 243 ओ तक। 243 एच में पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ, जैसा कि हमने सब्जी मंडी में देखा, क्योंकि मैं भी ग्राम स्तर से बिलोंग करता हूँ, तो सब्जी मंडी में जो सब्जी के ठेले लगाते हैं मार्केट में, जो पंचायत की ज़मीन है वहाँ पर अगर वो ठेला लगाते हैं तो उनको कर देना पड़ता है कुछ शुल्क, 2 या 3 रुपये पर डे के हिसाब से, या कभी 10 रुपये, जो भी उनकी व्यवस्था है, वो कर लगाने की शक्ति होती है, क्योंकि पंचायतों के पास फंड आता है और उससे, हालांकि फंड गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, पर इनको कर लगाने की शक्ति अनुच्छेद में 243 एच में दी गई है। 243 आई में वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग के गठन की बात की गई है। 243 जे में पंचायतों के लेखाओं की लेखा परीक्षा, कि इनके जो लेखे, इनके अकाउंट्स होते हैं पंचायत के, कि फंड का कैसे यूटिलाइजेशन हो रहा है, उसके लिए लेखा परीक्षा का भी यहाँ पर प्रावधान किया गया है। 243 के में पंचायतों के चुनाव किस प्रकार होंगे, उसके लिए बात की गई है कि जो निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो इसी अनुच्छेद के द्वारा उसको शक्ति प्राप्त है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो पंचायतों के चुनाव करवाएगा। फिर उसके बाद अगला अनुच्छेद है 243 एल। इसमें संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना, इससे संबंधित प्रावधान है। 243 एम में कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना, किस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे ये पंचायती राज व्यवस्था, उनके बारे में प्रावधान है। 243 एन में विद्यमान कानूनों और पंचायतों का जारी रहना, इसके बारे में प्रावधान है। और 243 ओ में चुनावी मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप का निषेध है, कि अगर चुनावी मामले होंगे तो उसको राज्य निर्वाचन आयोग अपने तरीके से
हैंडल करेगा, ना कि कहीं कोई भी न्यायालय उसमें हस्तक्षेप करेगा। तो हस्तक्षेप का निषेध किया गया है 243 ओ में। तो इस तरह से 243 से 243 ओ तक ये अनुच्छेद हैं जिनका वर्णन हमें संविधान में मिलता है। तो इस तरह से ये हमारा पूरा टॉपिक था पंचायती राज व्यवस्था, और इससे संबंधित हमने समितियां डिस्कस की, इसके कौन कौन से अनुच्छेद है, इसकी गठन संरचना और किस प्रकार से पंचायती राज का भारत में उदय होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो थैंक यू साथियों, आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो हम इस सीरीज में लेके आएंगे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, तो उसमें हम नगर निकायों की भी बात करेंगे कि नगर पालिका, नगर निगम किस प्रकार से कार्य करते हैं, कौन कौन से पद और पदा से यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो थैंक यू साथियों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।